हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 62 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट। यहाँ पे बात की है जो हमारे पास मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट का, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम, सेकंड दे रखा है कंट्रोल यूनिट, थर्ड दे रखा है मदरबोर्ड, फोर्थ दे रखा है रैम और लास्ट लिखा है नन ऑफ दिस। तो ईजी क्वेश्चन है, हम सभी को होता है मेन सर्किट बोर्ड हमारा जो होता है कंप्यूटर का, उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड हम बोल देते हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है जब ये मदरबोर्ड की बात करता है तो मदरबोर्ड हमें पता है हम क्या करते हैं, सिंपल एक बोर्ड की बात करते हैं। उस बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, अलग अलग हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास सीपीयू आता है ना, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं समटाइम। इसके अलावा हमारा जो रैम के स्लॉट्स आते हैं कि हम रैम भी यूज़ करते हैं, हम सर कैशे मेमोरी भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमें बाहर से कोई चीज़ अटैच करनी है तो हम अलग अलग पोर्ट्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, सीपीयू के अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी मैंने ये चीज़ें बताई थी कि जब हम सीपीयू पढ़ते हैं या फिर मदरबोर्ड को पढ़ते हैं तो इसको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, है ना। एक हम पढ़ते हैं नॉर्थ साइड ऑफ द ब्रिज, मतलब नॉर्थ साइड बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं साउथ साइड। अब हमेशा मैंने ये बताया था कि नॉर्थ साइड में हमेशा जो हमारी फास्टेस्ट मेमोरीज होती हैं वो हम यूज़ करते हैं नॉर्थ साइड को, जबकि जो हमारे पास थोड़ी स्लोएस्ट मेमोरीज होती हैं उनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनको हम साउथ साइड में यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, है ना। तो ये एग्जांपल है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम जब कंप्यूटर अपना आर्किटेक्ट मतलब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं कि नॉर्थ साइड पे क्या होगा, साउथ साइड पे क्या होगा। देन उसके अंदर जो हमारे पास रैम है, कैशे है, सीपीयू है, ये कैसे वर्क करता है। सीपीयू के अंदर फर्दर हम कितनी क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं सीपीयू को। उसका हमारे पास एएलयू पार्ट आता है, देन हमारे पास सीयू पार्ट आता है, देन हमारे पास उसकी एक मेमोरी आती है जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। तो ऐसे करके आपने एमसी के बारे में पढ़ना होता है, एमसीबी के बारे में, है ना। इसको शॉर्ट के बारे में बुक में ऐसे भी लिखा होता है, एमसीबी, है ना, मेन सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम इज कंट्रोल बाय। देखो कंप्यूटर सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, सिंपल मैं बात करूं, हमारे पास बात की है यहाँ पे ब्रेन ऑफ द सिस्टम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पे बात की है। तो आप मुझे खुद बताओ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं। सर हम इसको सीपीयू को बोल देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तो नहीं पूछा है पर पहले अगर आपने एग्जाम दिए होंगे कभी, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था कि हु इज नॉन एज हार्ट ऑफ, मतलब सिंपल बात की है कि हार्ट ऑफ जो हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है, हार्ट ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं हम। तो दिल किसको बोलते हैं हम, धड़कन किसको बोलते हैं हम, सर माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। नोट करना हो आप इसको नोट कर सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये पूछा गया था मतलब विच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज हार्ट ऑफ सिस्टम, तो वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बन जाएगा। बाकी माइक्रो प्रोसेसर की जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने बताया था हमारे पास 1971-72 के आसपास हमारे पास क्या बन गए थे, हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर आने स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, इंटेल का ही था, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। क्या मॉडल था वो, 4004 था। और वो कितने बिट के ऊपर काम करता था, मतलब कितने डाटा के ऊपर वो काम करता था, तो आप बोलेंगे सर वो 4 बिट के ऊपर काम करता था। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। जो हमारे पास सीपीयू होता है और जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारी कहाँ पे लोकेट होती है, तो मदरबोर्ड के ऊपर होती है। वही मैंने आपको अभी चीज़ बताई, सीपीयू है, मेमोरी है, इसके अलावा कोई और अलग अलग स्लॉट्स भी हैं, तो वो भी हमारे कहाँ पे देखने को मिलेंगे, हमारे सीपीयू की जो होते हैं अभी जो हमारे पास मदरबोर्ड होता है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। बाकी मदरबोर्ड आप सभी को पता है हम कौन से किस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं मदरबोर्ड बनाने के लिए, तो हम सर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है हम उसका यूज़ करते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन कौन से आ जाते हैं, या तो हम सिलिकन का यूज़ करेंगे या तो हम जर्मेनियम का यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया जाता है, सिलिकन यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एक बार समझाया था कि जो सिलिकन की जो हीट रेजिस्टेंस पावर मतलब उसमें कितनी हीट है, मतलब कितनी हीट तक वो आपका सिस्टम है वो काम करता रहेगा, तो वो नियर अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को ईजिली एक तरीके से हैंडल कर सकता है, जबकि जर्मेनियम इतना नहीं कर पाता है। तो तभी जो आजकल नए सिस्टम बनते हैं फिर मोस्ट रिलायबल हम किसको मानते हैं, सिलिकन को ही मानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कंप्यूटर्स दैट कैन कंट्रोल प्रोसेस एंड एक्सेप्ट डाटा। और कैसे करता है वो, कंटिन्यूस फैशन में। और कंटिन्यूस फैशन कौन सा होता है, इसको हम बोल देते हैं सर हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जांपल क्या आता है, जैसे मैं बात की थी मैंने आपको कि यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि आज कितना तापमान है ना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि आज जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो कितनी है। मतलब ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको महसूस होती हैं। लाइक मैं बात कर लेता हूँ आज कितना प्रेशर कितना है ना, एयर प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़, और शायद हिंदी में इसको भौतिक, है ना, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है क्योंकि हमने जैसे
जब हम पढ़ते तो हमने इंग्लिश मीडियम में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम इसको बोलते हैं, भौतिक का आप इसको बोल सकते हो कि भौतिक हमारे पास क्वांटिटीज होती है ये। तो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रोसेस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं डाटा, किस वे में, कंटिन्यूस वे में, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर देखो यहाँ पे राइट आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका और क्या अप्रोप्रिएट राइट आंसर बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे बात की है डाटा ट्रैफिक पैटर्न, डाटा हाईवे, इनफाइनाइट लूप और फीडबैक लूप, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट राइट ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका नन ऑफ दीज वैसे राइट आंसर हो जाएगा, अगर वैसे टिक करना होगा। पर आप इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। ये हमने डिफरेंस भी पढ़ा था कि एनालॉग और इसमें डिफरेंस क्या होता है। हमारी जो की सीरीज़ है वहाँ पे मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू कैन बी मेजर्ड बाय। जब हम सीपीयू की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसको हम हमेशा क्लॉक स्पीड, अगर क्लॉक स्पीड नहीं दे रखा हो तो वहाँ पे लिखा होगा MIPS। तो MIPS से हम क्या बोलते हैं, MIPS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको हम बोल देते हैं मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू है वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उसको सीपीयू की परफॉर्मेंस हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जो हमारी क्लॉक स्पीड होती है या फिर जो हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं एक सेकंड के अंदर, इसकी जो हमारी जो स्पीड आती है, इसको बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं हम किस में मेज़र करते हैं, इसको हम गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। अगर कल को क्लॉक स्पीड नहीं दे रखा होगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड नहीं दे रखा होगा, तो वहाँ पे लिखा होगा गीगाहर्ट्ज़, है ना। तो ये भी आप याद रखना है कि जब हम बात करते हैं क्लॉक स्पीड की तो हम मतलब किसकी बात कर रहे होते हैं, हम गीगाहर्ट्ज़ की बात कर रहे होते हैं। मतलब इतनी हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो सिस्टम है वो कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक एंड विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस। यहाँ पे बात की है कि हमारे पास वीडियो प्रोसेसर होते हैं, वो कौन से एक तरीके से हमारी किस चीज़ से कंसिस्ट होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे सीपीयू दे रखा है, देखो वीडियो प्रोसेसर हमारे अंदर क्या होते हैं, एक वीडियो प्रोसेसर के अंदर पोर्ट होता है जिसको हम VGA पोर्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका VGA आ जाएगा, और सेकंड विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेज। देखो जब आप वीडियो प्रोसेसर की बात करते हो मतलब आप AGP की बात कर रहे हो, है ना, मतलब सॉरी यहाँ पे वीडियो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वीडियो ग्राफिक एरे, VGA की आप बात करते हो। और VGA जो भी हमारे पास ग्राफिक कार्ड होता है फिर कुछ भी होता है, अगर उसमें अगर आपको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी ना किसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, VGA एंड द मेमोरी आर द राइट आंसर। मतलब हमारे जो वीडियो प्रोसेसर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास वीडियो ग्राफिक एरे होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ग्राफिकल डाटा होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं। अगर हमारे पास VGA कार्ड नहीं होगा तो हम कोई भी ग्राफिकल डाटा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सेकंड, जब भी हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो उसको हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मेमोरी बोलते हैं। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बेसिकली मतलब किसी भी आउटपुट डिवाइस, मतलब हम बात कर लेता हूँ किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन की, जब भी हम स्क्रीन की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम भी मेमोरी कौन सी होती है, मेमोरी हम रैम ही यूज़ करते हैं। पर जब हम बात कर लेते हैं वीडियो प्रोसेसर्स की तो वहाँ पे जो मेमोरी बनती है वो हमारी वी रैम बनती है। वी रैम स्टैंड फॉर वीडियो रैम। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप वीडियो प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी की बात करते हो तो आप किस टाइप की मेमोरी वहाँ पे यूज़ करते हो। तो ऑप्शन में वहाँ पे रैम भी दे रखा था, वी रैम भी दे रखा था, है ना, वहाँ पे कैशे भी दे रखा था। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर टिक करना होता है हमेशा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बन जाएगा सर, हमारा वी रैम वहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में यूज़ कौन सी मेमोरी होती है, रैम तो होती है, पर रैम कौन सी यूज़ होती है वहाँ पे, हमारी वी रैम वहाँ पे यूज़ होती है। जैसे हम सीपीयू में पढ़ते हैं ना, सीपीयू में हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, रैम होती है। जबकि जो हमारे पास वीडियो ग्राफिक एरे होता है उसमें हम किस टाइप की मेमोरी या फिर किस टाइप की रैम यूज़ करते हैं, वी रैम हम यूज़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, कॉपी पे नोट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट यूनिट। तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट यूनिट कौन सी है, सीपीयू है, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क है, वीडियो टर्मिनल है, सेंसर एंड मैकेनिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो सबसे फास्टेस्ट कौन आएगा, हमारा सीपीयू आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीपीयू होता है वो हमेशा ऑपरेट करता है गीगाहर्ट्ज़ स्पीड के ऊपर। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिलियन बिलियंस इतने इतने इंस्ट्रक्शंस वो एक सेकंड के अंदर ही एग्जीक्यूट कर देता है। तो बाकी सारी चीज़ें वो काम नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU ऑफ द कंप्यूटर। देखो जब भी हम बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग की, है ना, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन का भी यूज़ करते हैं, लेस देन का भी यूज़ करते हैं, इक्वल टू का भी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यह बन जाएगा ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर।
एक्चुअल में होता है क्या, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, मैं सिंपल बोलूँ कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3। सेकंड में ऑप्शन ले लेता हूँ, इफ़ 5 इज़ लेस देन 3। थर्ड में आप ऑप्शन ले लेता हूँ, इफ़ 5 इज़ इक्वल टू 3। 3 मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिए। अब आप मुझे खुद बताओ, मैंने एक कंडीशन लगाई यहाँ पे कि यदि 5 3 से बड़ा है, तो उसके बाद मैं उसको बोल सकता हूँ कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम नहीं करना है ना? इसका मतलब है यहाँ पे आप येस और नो के अकॉर्डिंग काम करवा सकते हो। देन मैंने एक कंडीशन ली, इफ़ 5 इज़ लेस देन, मतलब 5 क्या 3 से छोटा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मैं 2 काम करवा सकता हूँ, येस और नो। थर्ड मैंने बोला कि अगर 5 3 के बराबर है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं येस और नो यहाँ पे मतलब येस और नो के मैं कोई भी काम है वो करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या लग रहा है पता, कि जब भी हम ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू सिंबल का यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, कि यदि मैं बोलूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो आप वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे येस प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, येस प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब हम क्या करें, डिसाइड ही तो कर पा रहे हैं ना। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया था कि जब आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको इनेबल करता है या फिर बताता है कि आप कोई ना कोई चीज़ डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने के लिए हेल्प कर रही है ना, कि 5 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है, मतलब येस नो, मतलब आप डिसाइड कर पा रहे हो कि 5 इज़ लेस देन 3 है कि नहीं है, तो मतलब ये भी आप डिसाइड कर पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग हो रही है इससे आपकी। उसके अलावा 5 इज़ इक्वल टू 3, मतलब 5 3 के बराबर है कि नहीं है, होगा तब क्या मुझे करना है, अगर नहीं होगा तब मुझे क्या करना है। इसका मतलब है इस टाइम पे हम क्या कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। तो ये ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड। यहाँ पे बात की सीयू को हम क्या बोल देते हैं, तो सीयू को हम नर्व सिस्टम भी बोल देते हैं। तो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, नर्व सिस्टम होता है, तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का नर्व सिस्टम हम किसको बोलते हैं, हम कंट्रोल यूनिट को हम बोल देते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, ये बेसिकली एक हमारे पास मेन हेड की तरह काम करता है। और कंट्रोल यूनिट हमेशा 2 टाइप के सिग्नल हमेशा जनरेट करता है। किस टाइप के सिग्नल आता है, एक तो वो टाइमिंग के सिग्नल जनरेट करता है, प्लस वो आपकी कंट्रोल के सिग्नल जनरेट करता है ना। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल भी कौन जनरेट करता है, तो वो भी हमारा कंट्रोल यूनिट ही जनरेट करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पुट करता है, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू अ सीपीयू फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा टेम्परेरी एरिया है जो हमारे सीपीयू के साथ होता है, और वो छोटे मोटे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। तो एज पर ऑप्शन हम देख लें, क्योंकि यहाँ पे बात की है, एक कीवर्ड दे रखा है, क्योंकि अगर मैं सिंपल, अगर आप इस क्वेश्चन को टिक करते, मैक्सिमम बच्चे टिक करते हैं यहाँ पे रजिस्टर। क्यों टिक करते हैं, मैं यहाँ इस बच्चों की मेंटेलिटी बता देता हूँ। वो देखेंगे हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है, हाँ जी सर ठीक है टेम्परेरी स्टोरेज है, और वो किसके साथ है, हमारे सीपीयू के साथ है। तो मैंने जब आपको सीपीयू के बारे में बताया था, मैंने बोला बेटा आपके पास क्या होती है, 3 टाइप के कंपोनेंट आते हैं। एक आपका एएलयू आता है, दूसरा आपका हमारे पास सीयू आता है, थर्ड आपका क्या बन जाती है, मेमोरी बन जाती है। और सर आपने हमें बताया था कि जब हम सीपीयू की बात करते हैं, तो सीपीयू की अपनी टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है, जहाँ पे वो डाटा स्टोर करता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस होता है वो परफॉर्म करता है, तो वो आपके रजिस्टर्स होते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखो खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे भी है, फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और ये है वो लाइन जो आपको इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि जब भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम रजिस्टर की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे हम बात कर लेते हैं बफर मेमोरी। बफर भी क्या होती है, कि टेम्परेरी मेमोरी ही होती है, पर वो यूज़ किसके लिए की जाती है, जब आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हो। लाइक अगर आपको अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर के अंदर आप अगर मूवी भेज रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप कोई ना कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो इस टाइम पे इन दोनों के बीच में एक टेम्परेरी जो मेमोरी बनाई जाती है, या फिर टेम्परेरी कोई मेमोरी जो यूज़ होती है, ताकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है या फिर कोई डाटा भेजना है, तो वो डाटा आप इजीली भेज पाओ दूसरे पर्सन को। तो उस टाइप की जो मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया का काम करती है, कब, जब आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने होते हैं, तो उसको बफर मेमोरी बोला जाता है। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है। बाकी ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जहाँ से कि मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि वो कहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर को इसमें डालता है एक पेपर के अंदर। है कुछ नहीं है, पढ़ा आपने सारी चीज़ें, बस आपको एक थोड़ा छोटा सा लॉजिक की एरर हो जाता है, उसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिफोर द एएलयू ऑफ ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इट मस्ट बी फर्स्ट ट्रांसफर्ड द डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू। बेसिकली बात की है कि जब हम एएलयू का यूज़ नहीं करते, मतलब सिंपल बोला है, बिफोर द एएलयू ऑफ ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक, मतलब आपका जो भी है, आपका जो कि मैंने बढ़ा है सीपीयू, हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास एएलयू होता है, एक हमारे पास क्या आती है उसकी मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स बोल देते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है कंट्रोल करने का मैकेनिज्म। तीन हमारे पास पार्ट होते हैं सीपीयू के अंदर, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ लो सीपीयू के क्या है, तीन हिस्से हैं। तो बोला है यहाँ पे अगर आपको एएलयू से कोई काम करवाना है तो बिफोर एएलयू ऑफ ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि इन द एंड काम कौन करेगा सर, काम तो ये करेगा बंदा, एएलयू ही वो काम करेगा, है ना। तो इसने बोला है कि इट मस्ट फर्स्ट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू। होता क्या है, जब आप बात कर लेते हो सीपीयू और आपकी मेन मेमोरी, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप रैम बोल देते हो। तो मैंने जब आप स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, मैंने ये बोला था कि बेटा जब भी आप बात कर लेते हो किसी भी प्रोग्राम की, जब भी आप किसी प्रोग्राम की बात कर लेते हो तो प्रोग्राम आपके कहाँ स्टोर होते हैं, प्रोग्राम आपके स्टोर होती है रैम के अंदर। लाइक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी मान लेते हैं आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट्सएप क्या है, आपका एक प्रोग्राम है। तो व्हाट्सएप जब तक आप उसको रैम के अंदर लेकर नहीं आओगे तब तक आपका व्हाट्सएप चलेगा ही नहीं। अब आप बोलेगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो यूज़ करते ही हैं, हमारे फ़ोन में तो अभी भी चल रहा है। तो देखो जब भी आप व्हाट्सएप वगैरह चलाते हो तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो आपने देखा होगा आपका जो मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल क्या होता है बेसिकली आपका जो, मान लेते हैं कि जब आपने व्हाट्सएप नहीं मैं रैम के अंदर लोड किया है ना, मान लेते हैं आपकी रैम आ गई। अब आपकी रैम कितनी है, मान लेते हैं 8 GB की रैम है, और जो आपकी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, आपका जो मोबाइल आ गया, मान लेते हैं आपका मोबाइल आ गया, यहाँ पे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, और जो ये व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है इसको यूज़ करना, मतलब इसको चलाने के लिए आपको रैम की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है 2 GB। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इतनी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर अभी आप देखोगे, अब आपने मतलब फ़ोन ऑन किया तो आपने देखा कि आपको वहाँ पे 8 GB की रैम आपको देखने को मिल रही है ना। तो ये तो आ गया एक पहला सिनेरियो। अब आपने क्या किया, आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, जैसे आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो होगा क्या, व्हाट्सएप की पूरी प्रोग्राम की फाइल उठकर कहाँ आएंगी, रैम के ऊपर। तो जहाँ पे पहले आपको 8 GB यहाँ पे मेमोरी दिख रही थी, तो वो यहाँ से हट के कितनी बच जाएगी, क्योंकि 2 GB तो व्हाट्सएप को चाहिए, तो ये कितनी ले जाएगा, 2 GB मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, और बाकी आपके पास कितनी बचेगी, यहाँ पे 6 GB आपके पास बच जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन अपनी चलाते हो तो वो एक्चुअल में कहाँ पे चलती है, कौन सी मेमोरी है, वर्किंग एरिया कहाँ पे है कंप्यूटर, मतलब जब भी हम बात कर लेते हैं वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया कहाँ का, वर्किंग एरिया हमारी सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, तो वो कौन सा होता है, वो हमारी सर रैम होती है। ये भी क्वेश्चन पुट किया जाता है काफ़ी बार एग्जामिनर के द्वारा। तो वर्किंग एरिया हमारी रैम है, तो इसका मतलब हम कोई भी काम करेंगे वो हमारा रैम के थ्रू ही होगा। अब क्वेश्चन पुट किया जाता है कि जब हम रैम के थ्रू, चलो मैंने रैम के अंदर सर एप्लीकेशन आपने डाल दी, पर जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो प्रोसेस तो होता होगा ना, तो प्रोसेस होने का मतलब है वो सीपीयू के पास जाता है। अच्छा सर ये बात तो हमें क्लियर होगी कि हमारा जो है रैम से उठ के डाटा जाता है किसके पास, सीपीयू के पास, ताकि हम उस जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कर पाएँ ईजिली। अब होता है क्या, मैंने एक ये चीज़ आपको बताई है कि जो हमारा सीपीयू होता है उसमें तीन हिस्से होते हैं। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट या फिर 3 कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक हमारा एएलयू कंपोनेंट होता है, एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, और एक हमारा रजिस्टर होता है। तो होता क्या है कि जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं या फिर करवाने होते हैं सीपीयू के द्वारा, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो आपका रैम का जो भी डाटा है उसको भेजना पड़ता है आपके रजिस्टर के अंदर। जी, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू का एक हिस्सा है, आप जब तक उसकी मेमोरी, मतलब सीपीयू को बताओगे नहीं ये आपकी मेमोरी, आप ये आपकी मेमोरी है, या फिर जो आपकी ये इंस्ट्रक्शन है और ये आपकी मेमोरी है, इसके अगर आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो सबसे पहले जो डाटा होता है वो कहाँ पे लोड किया जाता है, बेसिकली जो हमारे पास सीपीयू होता है उसके रजिस्टर्स में लोड किया जाता है। देन वो क्या करता है, उसको फर्दर एएलयू के पास भेजता है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, जो भी आपकी कैलकुलेशन है उसको वो परफॉर्म कर पाए। जैसे आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है उसके बाद फर्दर आपको क्या क्या दे दिया जाता है, रिस्पॉन्स आपको दे दिया जाता है। तो ऐसे करके आपका पूरा इंटरनल है वो वर्क करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से पढ़ो कि बिफोर द एएलयू ऑफ ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, कि मतलब लास्ट में जो आपका एएलयू ये आ रहा है ना, लास्ट में आपका ये स्टेप है, इट मस्ट फर्स्ट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम प्राइमरी, मतलब रैम से वो, मतलब प्राइमरी मेमोरी कौन सी हमारी रैम, तो रैम से वो डाटा हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा सर, हमें रजिस्टर्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर कहाँ पे दे रखा है, थर्ड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एएलयू रजिस्टर है, चाहे कुछ भी बात है तो सिंपल आपने रजिस्टर देखना है यहाँ पे, तो थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा।
कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रैम से डाटा रजिस्टर में डालना पड़ता है, क्योंकि रजिस्टर्स में डाटा आएगा तभी जो हमारे पास सीपीयू है, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है, वो उस डाटा को लेकर उसके ऊपर काम कर पाएगा। अगर डाटा ही नहीं होगा तो वो काम किसके ऊपर करेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आपने काइंडली क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ वायर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर इन बिटवीन टू कनेक्टेड कंप्यूटर पार्ट्स दैट एंड विच ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बात करिए कि हम किसकी बात करें, यहाँ पे बसेस की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स की, तो मैंने आपको बताया था हमारा जो मदरबोर्ड होता है, इसमें जस्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा आ गया माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू जिसको आप बोल देते हो, है ना। तो सीपीयू के साथ अगर मुझे रैम के साथ कनेक्शन करना है, तो रैम के कनेक्शन कैसे होंगे, ऐसे ऐसे करके होंगे, वो हल्की हल्की ऐसी वायर्स होंगी, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी, रैम आपकी आ जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या किया सर, आपने यहाँ पे 4 तारें लगा दी। तो 4 तारें मतलब यहाँ पे कितनी आपने लगा दी, 4 यहाँ पे वायर्स आपने लगा दी। तो जो ये 4 वायर्स हैं ये क्या काम कर रही हैं, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखा दूँ आपको, ये 4 वायर्स क्या हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, जो 4 वायर्स हैं अब ये क्या है, तो बेटा ये जो आपकी 4 वायर्स आपको दिख रही हैं ये क्या है, ये अगर आप इसको कंबाइन करके एक जगह पे दिखा दो, तो ये क्या बनेगी आपकी, ये आपकी एक बस बनेगी। और वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी पहले भी, कि जब भी हम कंप्यूटर में बसेस की बात करते हैं, तो बसेस का मतलब क्या होता है, बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि भाई एक सिंगल तार जा रही है, पर ये सिंगल तार अगर आप ढंग से देखोगे, तो ये सिंगल तार के अंदर क्या होता है, मल्टीपल छोटी छोटी तारें जा रही होती हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बस बोल देते हैं। जबकि एक्चुअल में हमारी जो बस होती है उसके अंदर क्या होती है, सेट ऑफ वायर्स। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास सेट ऑफ वायर्स हैं, जो बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, लाइक हमारा रैम और सीपीयू को कनेक्ट करती हैं। मान लेते हैं सीपीयू से हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको वो कनेक्ट करती है, या फिर सीपीयू से हमारी कैशे मेमोरी है उसको वो कनेक्ट करती है। तो जो अलग अलग तारे हम जो बना रहे होते हैं, तो इन तारों को क्या बोला जाता है, इन तारों को बस बोला जाता है। और बस एक्चुअल में होती क्या है, वो आपको ऐसी दिखेगी कि एक बस के अंदर कितनी तारें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी होती हैं कि एक बस हम बोल तो देते हैं, पर बस अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगी, सेट ऑफ वायर्स वो होती है। तो वही लिखा है ग्रुप ऑफ वायर रनिंग पैरेलल, वो पैरेलल चलती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पैरेलल बनाई हो ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टू ईच अदर एंड इन बिटवीन टू कनेक्टेड कंप्यूटर पार्ट। तो 2 कंप्यूटर पार्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीपीयू और रैम का एग्जांपल ले लिया, तो आप कोई भी एग्जांपल वहाँ पे ले सकते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कोई ना कोई डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हो, शेयर करते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बस आपका यहाँ पे एज पर ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। अब देखो बस की जैसे हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास मेनली हम 3 टाइप की बसेस पढ़ते हैं जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। बस कौन कौन सी पढ़ते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं डाटा बस, ये सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। सेकंड हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एड्रेस बस आ जाता है। थर्ड हमारे पास बन जाता है कंट्रोल बस। तो 3 टाइप की बसेस होती हैं जिसके बारे में एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन पुट करता है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पुट करेगा वो। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास डाटा बस होती है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या करेगी। अब डाटा बस से ऑब्वियसली सर वो डाटा को करने का काम करेगी। डाटा कैरी करने का मतलब है कि डाटा वो इनपुट मतलब डाटा को लेकर भी आएगी और डाटा को भेजेगी भी। किस किस के बीच में, सीपीयू से रैम और रैम टू सीपीयू। मतलब क्या करेगी, वो डाटा को कैरी करने का काम करेगी। मतलब एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह छोड़ दिया, और दूसरी जगह से सामान उठाया और दूसरी जगह वहाँ पे छोड़ दिया। तो ये काम कौन करती है, डाटा बस करती है। अब आप मुझे खुद बताओ डाटा बस क्या कर रही है, एक तरफ जा भी रही है और डाटा को लेकर आने का भी काम कर रही है। मतलब ये क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है। तो यही क्वेश्चन पुट किया जाता है, डाटा बस इज किस टाइप की बस होती है। तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल बस होती है। तो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसे नहीं समझना है कि हमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर हमें नई चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। आपने जस्ट समझना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझना है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं सिंपल आपको बोलूँ कि यार आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर पे जाना है, तो वापस भी तो आओगे ना आप अपने घर पे। ऐसा थोड़ा ना कि मतलब आप दोस्त के घर पे रह जाओगे, है ना। तो वही होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक जगह से जब दूसरी जगह कोई डाटा लेके जाते हो, तो आपको उस डाटा को वापस सेव भी करना होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल हम इसको बोलते हैं। जबकि एड्रेस बस, अब एड्रेस बस क्या होता है, मान लेते हैं कि मुझे बोला है कि आप क्या करो बेटा, अपने दोस्त के घर का मुझे पता बताओ, है ना। बस मुझे आपके दोस्त से काम है, आप मुझे बस उसका पता बता दो, है ना। और आप क्या हो, आपको पता है कि आपका दोस्त का घर क्या है, तो आप मुझे क्या दोगे, एड्रेस दोगे। तो एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है, ये भी आपने नोट कर लेना है कि जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं, एड्रेस कौन जनरेट करता है, एड्रेस इज ऑलवेज जनरेटेड बाई सीपीयू। और जो ये एड्रेस जनरेट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस, है ना। बेसिकली बताने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे एक बार हम नहीं कर पाते हैं काफ़ी चीज़ें। तो लॉजिकल एड्रेस हमारा वो बन जाता है। हमेशा क्वेश्चन पुट किया जाएगा एड्रेस बस के बारे में कि एड्रेस बस जनरेटेड बाई किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा।
और किस टाइप का एड्रेस वो जनरेट करता है सर, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। 2 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। तीसरा क्वेश्चन बनता है एड्रेस बस का, कि एड्रेस बस कैसी होती है, मतलब बाई डायरेक्शनल होती है कि यूनिडायरेक्शनल होती है। तो आप बोलेंगे सर एड्रेस तो हम बता ही रहे हैं ना, तो हमें क्या लेना देना कि वो क्या करेगा पर्सन आगे जाके, क्या नहीं करेगा, है ना, जो उसका काम होगा वो फर्दर करेगा। मुझे पर्टिकुलर किसी मेमोरी के अंदर जाना है, मुझे वहाँ से कोई सामान लेकर आना है, तो सामान लेकर आने का काम कौन कर रहा है, वो तो डाटा बस ही करेगी ना। सामान लेकर जाने का और जिम्मेदारी मैंने किसको दी है, मैंने वो डाटा बस को दी है कि ये जगह है, यहाँ से जगह से सामान लेकर आओ, तो वो डाटा बस करेगी। पर एड्रेस बस क्या करेगी, मुझे अगर पता है कि यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ से मुझे सामान लेकर आना है, तो इसका मतलब है कि एड्रेस बस क्या होगा, वो सीपीयू जनरेट करेगा, और वो कैसा होगा हमेशा यूनी डायरेक्शनल। वो सिंपल बोलेगा कि भाई इस जगह पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक सामान रखा है, उस सामान को आप लेकर आओ मेरे पास, ताकि मुझे फर्दर आपको कैलकुलेशन वगैरह जो मुझे करनी है वो मैं वहाँ पे कर पाऊँ। देन लास्ट पे आता है हमारे पास कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या करेगा, जो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे डाटा आएगा, कैसे आपको डाटा लेकर जाना है, वो सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम कौन करती है, कंट्रोल बस वो आपकी करती है। तो ये टाइप ऑफ अलग अलग टाइप की बसेज हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, तो इनको भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है ना। है ना, थोड़ा खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, बट ये सारा ऐसा डाटा है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पुट करता है, तो इनको आपने कॉपी पे नोट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर इन अ कंप्यूटर व्हेन इट इज इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो इजी क्वेश्चन है, इसको हम एग्जीक्यूशन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि जब भी हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात कर लेते हैं और जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हो रहा होता है, और होता है क्या, व्हेन इट इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन चलती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बात की जाए तो हम इसको एग्जीक्यूशन साइकिल भी समटाइम बोल देते हैं, और समटाइम इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी हम इसको बोल देते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आपको टिक करना होगा तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे बात की है कि आप इंटरप्रेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, तो इसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, होता है क्या, जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लेकर आते हो, है ना, तो इंस्ट्रक्शन जैसे इंस्ट्रक्शन आप लेकर आए, उसको आपको समझाना भी पड़ता है ना, तो उसको आपको इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन आई, आपने उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है। अब देखो एक्ट वगैरह कौन करेगा या फिर कौन ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा, ओब्वियसली सर हमारा जो सीपीयू होता है वो सारी चीज़ें ये करेगा अपने एंड पे, है ना। पर हमें ये तो बताना पड़ता है कि क्या चीज़ है, कैसे आपको उसके ऊपर एक्ट करना है, तो उसको समझाना है, मतलब इन द एंड क्या करना है, मुझे सीपीयू को तो बताना ही पड़ेगा ना कि कैसे आपको वो काम करना है। तो इस जो सारा सिनेरियो होता है जहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन को तोड़ के हम उसको समझते हैं, बाकी उसको समझाने के बाद उससे काम करवाते हैं सीपीयू से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल हम उसको बोल देते हैं। तो ऐसे करके आपने ये सारे छोटे छोटे पॉइंट इनको कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और जो यहाँ पे मैंने ये डाटा वगैरह यहाँ पे लिखा है तो काइंडली इसको आप जरूर कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि ये वो डाटा है जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए गए हैं। अब देखो, चाहे आपका टीसीएस का एग्जाम है, चाहे आपको कोई भी एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी XYZ, तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन मान लेते हैं, और क्या डाल सकता है एग्जामिनर, वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड डाल देगा। वो ऐसे डाल देगा कि एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल होती है, कंट्रोल बस सिंगल डायरेक्शनल होती है ना, या फिर एड्रेस बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, या फिर कंट्रोल बस आपकी डाटा हैंडल करती है कि नहीं करती है, मतलब स्टेटमेंट ही तो डाल सकते हैं, और क्या डाल सकता है। तो वो जितने भी पॉइंट है जो एग्जामिनर के माइंड में होते हैं, या फिर एग्जामिनर पूछ सकता है ना, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही वो पूछ सकते हैं, तो हम उससे आगे भी थोड़ा ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल और अप करेंगे। पर अभी के लिए जिनको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आइडिया, तो काइंडली ये छोटे छोटे पॉइंट अपने कॉपी पे नोट करें और डेली इनको रीड करें। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।